दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी तक हमने हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर इन दोनों के बारे में डिटेल में स्टडी की है। अब हम ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, once again welcome on our YouTube channel. In our earlier session, we have discussed about half wave rectifier and full wave rectifier. Now we are discussing about ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, सेतु निष्ठकारी किसे कहते हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर के क्या ड्रॉबैक हैं जिनके के कारण हम ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करते हैं, वो सब हम यहां पर ले लेते हैं। नाउ बिफोर मूविंग ऑन ब्रिज रेक्टिफायर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेक्टिफायर। तो सेतु दिष्टकारी में जाने से पहले दिष्टकारी क्या होता है इसके बारे में हम पुनः चर्चा कर लेते हैं। रेक्टिफायर, दिष्टकारी, द प्रोसेस ड्यू टू विच alternating voltage or current can be converted into direct voltage or current is known as rectification. तो दिष्टकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता या धारा को दिष्ट वोल्टता या दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। A device which is used to convert alternating current into direct current is known as rectifier, or a device which is used to perform the rectification process is known as। तो दिष्टकारी वह युक्ति है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तित किया जाता है, या वह युक्ति जिसके द्वारा दिष्टकरण की प्रक्रिया होती है दिष्टकारी कहलाती है। A diode offers a low resistance in forward bias and a high resistance in reverse bias। जैसा कि हम जानते हैं, यदि डायोड अग्रबायसित हो तो वह एक निम्न प्रतिरोध प्रदान करता है, जबकि यदि वह उत्क्रम बायसित हो तो उसके द्वारा प्रदान किया गया प्रतिरोध अधिक होता है। इट मीन्स अ वेरी स्मॉल और प्रैक्टिकली अ जीरो करंट flows through the circuit. Diode is reverse biased. यदि डायोड उत्क्रम बायसित हो तो उसके द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा का मान या तो शून्य होता है या प्रायोगिक रूप से इतना कम होता है कि उसे हम उपयोग में नहीं ले सकते। इज यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर की कार्य प्रणाली में इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। न ड्रॉबैक ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के ड्रॉबैक या अवगुण। अब ऐसे क्या कमियां हैं जिनके के कारण हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी का उपयोग नहीं करते हैं, वो यहां पर हम ले रहे हैं। इन फुल वेव रेक्टिफायर वी यूज सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर विच इंक्रीजेस इट्स साइज। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में
केंद्रीय टेप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, जिससे कि इसका आकार बड़ा हो जाता है, क्योंकि सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर की साइज बड़ी होती है। नेक्स्ट है द पीक इनवर्स वोल्टेज of a full wave rectifier is double of the peak inverse voltage of input alternating voltage. पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की शिखर प्रतिपवोल्टता का मान निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता की अधिकतम वोल्टता की तुलना में दुगनी होती है। ड्यू टू इट द डायोड्स एंड द कैपेसिटर यूज्ड इन दिस शुड हैव द रेटेड वैल्यू ओनली ट्वाइस इन। इसके कारण डायोड या फिल्टर में प्रयुक्त संधारित्र की रेटेड वैल्यू केवल ट्वाइस ई नॉट होती है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स वी यूज अ नोन एज ब्रिज रेक्टिफायर। तो इन दोषों को दूर करने के लिए हम दृष्टिकारी प्रयोग में लेते हैं, जिसे हम सेतु दृष्टिकारी के नाम से नाउ ब्रिज रेक्टिफायर। तो सेतु दृष्टिकारी क्या है, अब हम उसे ले लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर या सेतु दृष्टिकारी। अब ये इसका डायग्राम है। अब यहां पर 4 डायोड लगे हुए हैं, D1, D2, D3 एंड D4, और इन चारों डायोडों को एक व्हीटस्टोन ब्रिज की 4 आर्म में लगाया है, या 4 शाखाओं में लगाया है, तो इसलिए इसको ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। इन दिस रेक्टिफायर 4 identical PN junction diode are arranged in a Wheatstone bridge, hence it is known as bridge rectifier। इस दृष्टिकारी में 4 समदृश PN संधि डायोड को एक व्हीटस्टोन सेतु के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए इसे सेतु दृष्टिकारी। नाउ P and Q junction of the bridge are connected to the secondary coil of transformer। तो सेतु के P तथा Q संधियों को ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली से जोड़ दिया जाता है। ये इसकी प्राइमरी कॉइल या प्राथमिक कुंडली, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल या द्वितीयक कुंडली है। तो द्वि और एन टर्मिनल को या P एंड N जंक्शन को P तथा N संधियों को जोड़ दिया है। Whereas a load resistance RL is connected between A and C junctions of the bridge, जबकि सेतु के A तथा C संधियों से सेतु एक लोड प्रतिरोध RL को जोड़ दिया जाता है। तो ये लोड रेजिस्टेंस को हमने A और C के बीच में जोड़ दिया है। नाउ वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। सो सेतु दृष्टिकारी की कार्यप्रणाली अब हम ले लेते हैं। नाउ वी आर टेकिंग द वर्किंग ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। तो फर्स्ट हाफ साइकिल की बात हम कर रहे हैं। प्रथम अर्ध चक्र में ये जो ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी कॉइल
या प्राथमिक कुंडली का ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। इसलिए इंडक्शन या प्रेरण के कारण ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का ये सिरा धनात्मक और ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये जो हमारा ब्रिज बना हुआ है ये P पॉजिटिव हो जाएगा और ये Q हमारा नेगेटिव हो जाएगा। फर्स्ट हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं। अब डायोड D1, तो D1 का जो P साइड होगा, P भाग होगा, वो धनात्मक से या पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जबकि D1 का ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, N टर्मिनल है D1 का, ये इस तरीके से यहां पर नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब D1 हमारा फॉरवर्ड बायस की स्टेट में है, अग्र बायस की अवस्था में है। अगर D4 की बात करें तो यहां पर D4 भी है, तो D4 का ये जो N है ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, जबकि D4 का ये जो P है ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये जो D4 है ये हमारा उत्क्रम बायसित अवस्था में होगा। इट विल बी इन रिवर्स बायस कंडीशन। तो D1 फॉरवर्ड एंड D4 रिवर्स। अब D2 की बात करें तो D2 का ये P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये भी रिवर्स। और D3 की बात करते हो तो D3 का ये N नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब D3 हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 एंड D3 फॉरवर्ड एंड D4 रिवर्स है। तो जो भी हमको आउटपुट मिलेगा या करंट मिलेगी, आउटपुट करंट या निर्गत धारा, वो D1 एंड D3 के कारण मिलेगी, जबकि D2 एंड D4 रिवर्स बायस में होने की वजह से उनके कारण कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। फर्स्ट हाफ साइकिल P इज पॉजिटिव एंड Q इज नेगेटिव प्रथम अर्ध चक्र में, जबकि Q ऋणात्मक है। आर फॉरवर्ड बायस्ड एंड डायोड D2 एंड D4 आर रिवर्स बायस्ड। तो डायोड D1 जबकि D2 तथा D4 उत्क्रम बायसित है। So output is obtained due to D1 and D3 and the direction of output current is PA BCQ। तो इस अवस्था में D1 तथा D3 के कारण निर्गत संकेत या निर्गत धारा प्राप्त होगी तथा इस धारा की दिशा वो क्या आ जाएगी, PA BCQ एंड अगेन P। तो ये धारा की दिशा हो जाएगी। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में ये करंट की डायरेक्शन है, PA BCQ एंड P। अभी हमारा इनपुट वोल्टेज, कंप्लीट साइकिल में हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, पूरे चक्र के लिए हम निवेशी वोल्टता प्रदान कर रहे हैं, जब में D1 एंड D3 के कारण मिल रहा है। तो ये जो आउटपुट है D1 एंड D3 का आउटपुट है। तो D1 तथा D3 चालन की अवस्था में है, इसलिए निर्गत संकेत हमको D1 एंड D3 के कारण मिल रहे हैं। अब साइकिल हमारा चेंज हो जाएगा। तो जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, ये डायग्राम हो गया है। तो ऋणात्मक अर्ध चक्र में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसलिए इंडक्शन या प्रेरण के कारण ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अगर D1 देखें तो D1 का N, D1 का P नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस, और D4 का N नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा फॉरवर्ड बायस। तो D1 रिवर्स और D4 फॉरवर्ड। अब D2 की बात करें तो D2 का ये जो P है ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो D2 फॉरवर्ड एंड नेगेटिव इस पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब D3 हमारा रिवर्स बायस में है। तो इस कंडीशन में
D1 एंड D3, जबकि D2 एंड D4 फॉरवर्ड बायस में होंगे। इसलिए आउटपुट हमको D2 एंड D4 के कारण मिलेगा। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी अभी हम ले लेते हैं। सो इन द नेगेटिव हाफ साइकिल P इज नेगेटिव एंड Q इज पॉजिटिव। ऋणात्मक अर्ध चक्र में P ऋणात्मक होता है जबकि Q धनात्मक होता है। D1 and D3 are reverse biased and diode D2 and D4 are forward biased. इसलिए डायोड D1 तथा D3 उत्क्रम बायसित होते हैं जबकि डायोड D2 तथा D4 अग्र बायसित होते हैं। Is obtained due to D2 and D4. Of output current is QA BCP। तो इस अवस्था में निर्गत संकेत प्राप्त होते हैं तथा प्राप्त निर्गत धारा की दिशा क्या होगी Q A B P एंड Q। तो Q A B C P में धारा प्रवाहित होगी। तो अब अगर RL में ऊपर से नीचे आ रही थी, A से B में आ रही थी, अभी भी A से B की डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब जो करंट हमको मिलेगी, जो धारा में मिलेगी, वो दिष्ट धारा होगी। से आउटपुट में D1 एंड D3 हमारी चालन अवस्था में थे। सो दिस इज द वोल्टेज ड्यू टू D1 एंड D3। तो आउटपुट वोल्टेज व्हेन D1 एंड D3 कंडक्ट। तो निर्गत वोल्टता जब D1 तथा D3 चालन अवस्था में हो। और ये जो हमको मिल रहा है नेगेटिव हाफ साइकिल में है। सो आउटपुट वोल्टेज व्हेन D2 एंड D4 कंडक्ट। निर्गत वोल्टता जब चालन अवस्था में हो। और अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो पहले ये मिल रहा था फिर ये मिल रहा था, इसका मतलब ये कंप्लीट आउटपुट हमको मिलेगा। तो ये जो आउटपुट मिलेगा ये पल्स की फॉर्म में होगा या स्पंद के रूप में होगा। द आउटपुट करंट इन RL फॉर ईच हाफ साइकिल विल बी फ्रॉम A to B। तो पूरे अर्धचक्र, प्रत्येक अर्धचक्र में RL में A से B की ओर होगी। Now the output voltage is always positive with respect to time। तो डायग्राम से हमने देख लिया था कि निर्गत वोल्टता सदैव धनात्मक होती है, परंतु इसका मान समय के साथ नियत नहीं रहता है। कभी मैक्सिमम है, कभी मिनिमम है, कभी जीरो आ रहा है, फिर जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं रहती है। द आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन्ड विल बी, प्राप्त निर्गत वोल्टता स्पंदमय दिष्ट वोल्टता होगी। पल्स की फॉर्म में हमको आउटपुट मिलेगा। लेट RF इज फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। प्रतिरोध अग्र गत्यात्मक प्रतिरोध RF है। लेट RS रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। माना RS ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध है। एंड RL इज लोड रेजिस्टेंस तथा RL लोड प्रतिरोध है। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू RL में प्रवाहित धारा। पहले फर्स्ट हाफ साइकिल ले लेते हैं। सो इन द फर्स्ट हाफ साइकिल, प्रथम अर्धचक्र में फर्स्ट हाफ साइकिल हमारा 0 से लेकर T/2 तक होगा। तो इस केस में D1 एंड D3 काम करेंगे क्योंकि फॉरवर्ड बायस है,
जबकि D2 एंड D4 उनके कारण आउटपुट हमको नहीं मिलेगा या बहुत कम मिलेगा। सो I1 इज इक्वल टू, I1 मीन्स आउटपुट ड्यू टू D1 एंड D3। सो I1 इज इक्वल टू EI अपॉन RL प्लस ट्वाइस RF प्लस RS। अब यहां पर दो डायोड एक साथ में काम करते हैं, इसलिए ये टोटल दोनों डायोड का रेजिस्टेंस आ गया है ट्वाइस RF। जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर जो नॉर्मल हमने लिया था वहां पर एट ए टाइम एक ही रेजिस्टेंस काम कर रहा था, एक ही डायोड काम कर रहा था, इसलिए सिंपली RF वहां पर ले रखा था हमने। लेट R इज इक्वल RF प्लस RS एंड EI इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो ट्वाइस RF प्लस RS की जगह R रख दो और इसकी जगह E0 साइन ओमेगा टी रख दो। सही हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन RL प्लस R। नाउ लेट I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन RL प्लस R। तो ये हो जाएगा I1 इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। इस केस में D2 एंड D4 काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके कारण जो करंट मिलेगी वो हमारी जीरो होगी। सो I2 इक्वल टू जीरो। साइकिल हमारा T/2 से T तक होगा, तो आ जाएगा I1 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इस केस में D1 एंड D3 काम नहीं कर रहे हैं एंड I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये I हाफ साइकिल एंड सेकेंड हाफ साइकिल में। नाउ एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज, स्पंदमय धारा या वोल्टता का औसत मान। फुल वेव रेक्टिफायर में हमने पूरा ले लिया था, तो यहां पर सिंपली हम डायरेक्ट लिखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो IDC इज इक्वल टू 1 अपॉन T 0 टू T IDT, और I की वैल्यू रखोगे T आ जाएगा ट्वाइस I नॉट अपॉन पाई। और अगर ED निकालना है तो इसको RL से मल्टीप्लाई कर दो, तो EDC आ जाएगा ट्वाइस E नॉट RL अपॉन पाई इंटू R प्लस RL। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज, स्पंदमय धारा या वोल्टता का वर्ग मध्यमूल मान। IRMS इज इक्वल टू 1 अपॉन T 0 टू T I स्क्वायर dt और होल पावर हाफ। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमने निकाला था वही आ जाएगा I0 अपॉन रूट 2। अब यदि वोल्टता का वर्ग मध्यमूल मान ज्ञात किया जाए, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, देन ERMS इज इक्वल टू E नॉट RL अपॉन रूट 2 R प्लस RL। यहां पर सिंपल हमने IRMS को ZL से या IRMS को RL से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसलिए ERMS ये आ गया है। नाउ एफिशिएंसी, दक्षता। ब्रिज रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ईटा मैक्सिमम इज इक्वल टू 81.2% होती है। सेतु दिष्टकारी की दक्षता का मान, अधिकतम मान 81.2% होता है। नाउ रिपल फैक्टर या उर्मी का गुणांक। सेतु दिष्टकारी का उर्मी का गुणांक R इक्वल टू 0.482, सेम एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी के समान इसका उर्मी का गुणांक भी
0.482 है। नाउ ईडीसी नो लोड, भार प्रतिरोध की अनुपस्थिति में ईडीसी नो लोड इज इक्वल टू ट्वाइस ई नॉट अपॉन पाई पीक इनवर्स वोल्टेज, शिखर प्रतिपवोल्टता। फुल वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज माइनस ट्वाइस ई नॉट था या ट्वाइस ई नॉट था, क्योंकि हमने सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर काम में लिया था और यहां पर नॉर्मल ट्रांसफार्मर हम काम में ले रहे हैं, इसलिए इसका पीक इनवर्स वोल्टेज माइनस ई नॉट या ई नॉट होगा। नेगेटिव साइन केवल इनवर्स को शो कर रहा है, तो चूंकि उत्क्रम वोल्टता है इसलिए ऋणात्मक चिन्ह हमने लगाया है। नाउ ड्रॉबैक ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, सेतु दिष्टकारी के ड्रॉबैक या कमियां। सिंस इन दिस रेक्टिफायर two diodes are in series during the conduction, चूंकि इस दिष्टकारी में चालन की अवस्था में दो डायोड श्रेणी क्रम में होते हैं, so a large amount of potential drop will be across the resistance of diode। अब दोनों डायोड हमारे सीरीज में है या श्रेणी क्रम में है, तो टोटल डायोड का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू या विभव पात का मान अधिक होगा। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप विल बी अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, इसलिए डायोड के प्रतिरोधों के अनुदिश विभव पात का मान अधिक होगा, एंड हेंस a small value of output voltage is obtained। इसलिए निर्गत वोल्टता का मान कम होगा या प्राप्त निर्गत वोल्टता कम होती है। The voltage regulation of this rectifier is also not good। तो नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक है ब्रिज रेक्टिफायर का कि इस रेक्टिफायर अधिष्टकारी का वोल्टता नियमन अच्छा नहीं होता है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ दिस रेक्टिफायर इज ऑल्सो नॉट गुड। इसका मतलब अगर हम लोड रेजिस्टेंस या लोड इंपेडेंस वेरी करेंगे, लोड प्रतिरोध या लोड प्रतिबाधा का मान परिवर्तित करते हैं, तो वोल्टेज भी हमारा वेरी करेगा या कांस्टेंट नहीं होगा। Now beside these drawbacks, there are some advantage of bridge rectifier। तो इन कमियों के होते हुए भी सेतु दिष्टकारी के कुछ गुण या लाभ हैं जिनके कारण इसका उपयोग अधिक किया जाता है। It does not require a center tapped transformer, so the weight of this transformer is very small। चूंकि केंद्रीकृत ट्रांसफार्मर का उपयोग सेतु दिष्टकारी में नहीं किया जाता है, अतः सेतु दिष्टकारी में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर छोटा होगा, क्योंकि सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर हैवी होता है और बड़ा होता है, जबकि नॉर्मल ट्रांसफार्मर हमारा इन कंपैरिजन टू सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर साइज में छोटा होता है। The peak inverse voltage of diode of this rectifier is E0। सेतु दिष्टकारी की शिखर प्रतिपवोल्टता का मान E0 होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में या पूर्ण तरंग दिष्टकारी में शिखर प्रतिपवोल्टता का मान ट्वाइस E0 था। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड कर रहे हैं। यहां पर हमने ब्रिज रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर के क्या ड्रॉबैक्स थे
जिसके कारण हमने ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया है। ब्रिज रेक्टिफायर के क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या इसके एडवांटेज हैं। ब्रिज रेक्टिफायर की एफिशिएंसी, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, ये सभी हमने यहां पर डिस्कस किया है। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। गुड बाय।